Good morning, guys. Now the third part of third chapter admission of partners. The new topic is revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities we have already read in chapter second when partner change their profit sharing ratio. It is same as chapter 2, but I will remind you again. When a new partner comes in the firm, he tells the old partner, please revalue all the assets and liabilities. After revaluation, if you have some profit, please take away. If you have some loss, please bring money accordingly. कहने का मतलब ये है कि जब फर्म में नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले वो ये रिक्वेस्ट करता है कि जितनी भी आपने बैलेंस शीट में जितने भी आपके असेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है उसका रिवैल्यूएशन किया जाए। यदि उसमें प्रॉफिट है तो आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें और लॉस है तो उतना पैसा और लेके आ जाए। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज मैंने आपको पहले भी बता दी चैप्टर 2 में, बट रिपीट इट अगेन कैसे रिवैल्यूएशन की एंट्री की जाएगी। सी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, जब किसी भी असेट्स की वैल्यू कम होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोथ आर सेम नेम, बट यहां पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है और रिवैल्यूएशन दोनों ही का मतलब एक है। हम लोग मोस्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स, जितने भी लॉस हुआ है उस अमाउंट से। सेकंड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज यदि बढ़ जाती है तो ये हमारे लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज। एंड फोर्थ, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ये फर्म के लिए गेन होता है तो हम कर देंगे लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर, द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री हम लोग करेंगे। इसमें भी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोटी मोटी बात यह कि यदि हमें लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और अगर गेन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एक बार दोबारा आप इसका फॉर्मेट देख लें। फॉर प्रोफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। 4 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अन अमाउंट। डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, जितने भी अमाउंट से डिक्रीज हुई वो अमाउंट लिखना है, असेट्स की वैल्यू नहीं लिखनी है। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यदि कोई लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो वो लिखेंगे। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है
यदि उसमें कोई लायबिलिटी नहीं लिखी हुई है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाए ये इंफॉर्मेशन कि ये लायबिलिटी हमारी लिखने से रह गई है, तो उसको भी डेबिट करेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में आए तो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट्स की वैल्यू में वृद्धि हो तो इधर लिखेंगे, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इधर लिखेंगे। और यदि कोई अनसीन असेट्स पहले लिखना रह गई, यदि वो अभी हम मिल जाती है तो हम उसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इनको लिखने के बाद हम दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे। यदि क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है, इट मींस देयर इज ए प्रॉफिट। और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। यदि टोटल डेबिट साइड का ज्यादा और क्रेडिट साइड का कम, तो ऐसी कंडीशन में ये लॉस शो करता है, तो हम बाई साइड में लिख देंगे बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेंबर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह हम लोग बना लेंगे, जो आप लोगों ने पहले भी कई बार बनाया है। नाउ इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन 46 है जिसे आप देख लें, तो उसकी एंट्रीज कैसे होगी वो मैं आपको 1 by 1 बताता चला जाता हूँ। पास जर्नल एंट्रीज to record the following transaction on admission of a new partner. First, stock is undervalued by 10%. Book value of stock 54,000. 54,000 बुक वैल्यू दी है और कहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यू 10%। यहां ध्यान रखें 54,000 का 10% आपको नहीं निकालना है। यहां पर इस चीज को आपको ध्यान करना है कि अब जो बुक वैल्यू बची है वो 54,000 है, तो पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, तभी जाकर हम लॉस को पता लगेंगे। डायरेक्ट 54,000 का 10% नहीं निकालें, क्योंकि यहां दिया गया है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% एंड बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 54,000। दिस वैल्यू आफ्टर द undervaluation. So first we calculate the actual value of stock. See, in the working note, actual value of stock is 54,000 upon 100 upon 90 equals to 60,000. 100 upon 19 means हम लोग ये मान के चले कि the total value, let the total value of stock is 100, 10% undervalued, 100 minus 10 is equal to 90. So the value comes 60,000 and now the book value is 54,000. So entry will be stock account DR to revaluation account 6,000 से हम इस एंट्री को कर देंगे। Second entry, stock is overvalued by 10%, book value 66,000. इसमें भी ओवर वैल्यू की वैल्यू दी हुई है 66,000, तो हम इसमें भी पहले एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे लेट दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 100, ओवर वैल्यू 10%, तो 100 plus 10 equals to 110. Actual value of stock is 66,000 into 100 upon 110 equals to 6,000. यानी 6,000 से ज्यादा वैल्यू की हुई है हमारे स्टॉक में, तो ये भी हमारे लिए लॉस है, तो हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू स्टॉक अकाउंट अगेंस्ट बाय 6,000. Third entry is value of land and building is to be increased 5 lakh, book value 4 lakh. यानी इसमें ये कहा गया कि 4 लाख से 5 लाख हो गई बुक वैल्यू, यानी 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, ए डेटर हुज ड्यू 40,000
was written off as a bad debt last year, paid 30,000 in full settlement. यानी पिछले साल, दिस इज फिफ्थ एंट्री, पिछले साल हमने एक व्यक्ति को का अमाउंट 40,000 रुपये बैड डेट्स लिख दिया था, लेकिन इस साल हमें उससे 30,000 रुपये मिल गया। तो हम दो एंट्री करेंगे। फर्स्ट जो पैसा आया उसकी, तो बैंक अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये तो 30,000 कर देंगे, और चूंकि रिवैल्यूएशन में इट इज ए प्रॉफिट, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। इस कंडीशन में हम दो एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ एंट्री, an old customer whose account was written off as a bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement of his 25,000। इसमें अभी उसने दिया नहीं, प्रॉमिस किया है। तो प्रॉमिस करने का मतलब सिर्फ हम एक ही एंट्री करेंगे, कैश वाली एंट्री नहीं करेंगे। कैश वाली एंट्री तब करेंगे जब हमें ये पैसा मिल जाएगा, बट इसने प्रॉमिस कर दिया तो इट इज ए प्रॉफिट, तो हम एंट्री करेंगे sundry debtors account DR to revaluation account 15,000 rupees. Next entry, a liability for claim including in creditor 20,000 is settled 16,000। यानी एक लाइबिलिटी थी हमारे क्रेडिटर में और हमने 20,000 की जगह उसको 16,000 रुपए में सेटल कर दिया। तो पहले तो क्रेडिटर में थी ये लाइबिलिटी, तो यानी हमने क्रेडिटर को पे किया 16,000, क्रेडिटर को सेट ऑफ कर दिया, क्रेडिटर था 20,000 का, पेमेंट किया हमने 16,000 तो टू बैंक और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, क्योंकि 16,000 का 20,000 की लाइबिलिटी हमने 16,000 में पे की, तो 4,000 का प्रॉफिट होने पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, A computer purchase on 1st October 2016 40,000 debited to office expenses. Account is to be brought into on 31st March, charging depreciation 10% per annum on written value basis। यानी एक कंप्यूटर परचेज किया 2016 को 40,000 रुपया, हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेज में इसको डेबिट कर दिया और 10% हमने डेप्रिसिएशन इसका चार्ज कर दिया। तो पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप देखें वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 2016 1 अक्टूबर को 40,000 थी। पिछले साल हमने 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन लगा के 38,000 रुपया हमने इसकी वैल्यू कर दी। फिर 17-18 के लिए फिर हमने इसका वैल्यूएशन लगाकर डेप्रिसिएशन 3,800 लगाकर 34,200 रुपये इसकी वैल्यू कर दी। यानी ये एक्सपेंसेज में लिखा हुआ खर्चा था, अब ये हमारी असेट्स बन गई। तो असेट्स बनने पे, नई असेट्स होने पे ये फायदा हो गया, तो उस एक्सपेंसेज को तो हम डेबिट कर देंगे खत्म करने के लिए और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे 34,200 रुपये से। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट इन एंट्रियों के द्वारा, इन एंट्रियों के लेजर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए अगर क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछी जाए तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए सारे लॉसेस को आप डेबिट कर दें और सारे प्रॉफिट को आप क्रेडिट कर दें। Now, next illustration number 47। इसमें अनुराग और भावना दो पार्टनर है 2/3 और 1/3 की। आपको बैलेंस शीट दी गई है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है और क्वेश्चन में ये कहा गया कि 5 जर्नल एंट्रीज and prepare revaluation account, capital account and opening balance sheet of the new firm। यानी फर्म की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या, ये तो हो गई नए साल की,
ये भी कह सकता है क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ 2016 और ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ 1 अप्रैल 2017 बोथ आर सेम। इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। ये पूरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनवाया जाएगा और बैलेंस शीट बनवाई जाएगी। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला पूरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। जर्नल एंट्री पूछी भी जा सकती है और नहीं भी पूछी जा सकती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरह से आपको भी ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड में सॉल्व करना है। आपको क्रेडिटर दिया हुआ है बैलेंस शीट में और कैपिटल दी हुई है। असेट्स में कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग ये दी हुई है। ऑन 1 अप्रैल दे एग्रीड मोनिका ऑन फॉलोइंग टर्म। मोनिका को इन्होंने एडमिट किया है फॉलोइंग टर्म में। 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको दिया जाएगा। शी ब्रिंग्स 15,000 एज कैपिटल और 6,000 प्रॉफिट एज गुडविल। The value of stock and plant and machinery were reduced 10%। तो यहाँ रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक को हम क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट 10% लेस कर देंगे। एंट्री विल बी और इसी में एक आप देखें सी दैट इज द प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड ऑन डाउटफुल डेट्स। ये भी हमारे को लॉस है तो हम एंट्री नहीं, हमने इनकी एंट्री एक साथ कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये तीनों की रिवैल्यूएशन की एक एंट्री कर दी। इसके बाद नेक्स्ट है द बिल्डिंग अमाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड 20%। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट वर टेकन इनटू अकाउंट and that the amount of goodwill was withdrawn by old partner। यानी ये मोनिका जो गुडविल लेके आई है उसको ओल्ड पार्टनर ने निकाल ली। तो पहले आप डी और ई की एंट्री कर ले, ये दोनों फायदे हैं हमारे लिए। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद इनके प्रॉफिट को, इसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, जो कि आपको इस नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कि इसमें जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हमने बांट दिया, उसकी एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनुराग कैपिटल एंड टू भावना कैपिटल। और ये रेशियो बांटा है 2:1। 5415 रुपये, 3610 और 1805। नाउ ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री करने के बाद अब हम नए पार्टनर की एंट्री कर लें। मोनिका क्या क्या लेके आई? कैश और गुडविल। तो हम एंट्री कर देंगे कैश और बैंक अकाउंट डीआर 21,000 टू मोनिका कैपिटल 15,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000। इसके बाद हमें एक एंट्री अपने आप करनी है और वो है जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आइए वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑल्सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू अनुराग कैपिटल एंड टू भावना कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 2:1। तो 6,000 रुपीज तो कर देंगे गुडविल को डेबिट और 4,000 एंड 2,000 से हम कर देंगे अनुराग और भावना को क्रेडिट। एंड क्वेश्चन में लास्ट जो दिया हुआ है कि 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो 6,000 रुपए की गुडविल, सॉरी फुल अमाउंट ये दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट 50%, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो टोटल गुडविल का अमाउंट विथड्रॉन कर लिया। तो विथड्रॉन करने पर अनुराग कैपिटल अकाउंट डीआर, भावना कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। नाउ सेकेंड स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डायरेक्ट आप देखें किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में 3 चीजों में हमें लॉस हुआ है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
उन तीनों को हमने डेबिट साइड में लिख दिया। टू स्टॉक 2000, टू प्लांट एंड मशीनरी 3500, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 485। दो चीजों में हमें फायदा हुआ है, बाय बिल्डिंग लिख दिया, बाय इन्वेस्टमेंट लिख दिया। यहां पर क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है और डेबिट साइड का जोड़ कम है, तो क्रेडिट साइड के जोड़ में से हमने डेबिट साइड के जोड़ को घटाया तो 5415 रुपए ये प्रॉफिट हो गया। दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो अनुराग कैपिटल टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुराग कैपिटल एंड टू भावना कैपिटल 5415 रुपए हमने दोनों में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, नाउ कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में इसको बनाना सीख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। कॉलम आप देखें, पर्टिकुलर डेबिट साइड में तीनों पार्टनरों के और क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनरों के कॉलम बना लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस जो हमको पुरानी बैलेंस शीट में, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है, उस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है अनुराग का 30,000 और भावना का 20,000। तो हम बाई बैलेंस बीडी में 30,000 और 20,000 लिख देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट बांटा है। यहां ध्यान रखें, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स का पर्सनल अकाउंट होता है। इसमें पार्टनर को फायदे होने वाली चीज को क्रेडिट में और पार्टनर को नुकसान होने वाली चीज डेबिट में लिखेंगे। तो यहां पर रिवैल्यूएशन से फायदा हुआ सबसे पहले, तो हमने बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3610 और 1805 लिख दिया। इसके बाद नए पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है तो बाई कैश कर दिया हमने, और मोनिका के खाते में 15,000 हमने लिख दिया। और चौथी चीज, क्योंकि मोनिका गुडविल भी लेके आई तो गुडविल भी पार्टनर को फायदा है, तो ऐसी कंडीशन में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट साइड में हमने लिख दी। अब डेबिट साइड में कोई लॉस कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखा। लेकिन एक चीज इस क्वेश्चन में दी हुई है कि गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया, तो हम यहाँ पर टू कैश 4,000 और 2,000 भावना, अनुराग और भावना के अकाउंट में लिख देंगे और फिर हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड का जोड़ लगाकर डेबिट साइड का जोड़ घटाने पर यह आ गया टू बैलेंस सीडी। इट इज द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये कैपिटल ही अब हम जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। नाउ बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितने भी अकाउंट में जो जो भी रिवैल्यूएशन में इफेक्ट हुए हैं वो सारे इफेक्ट डालते हुए हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। फर्स्ट, क्रेडिटर कोई चेंज नहीं है, इसलिए 65,900 रुपये हमने बैलेंस शीट में ऐसे कैसे लिख दिया। सेकंड, आप देखिए पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएं, उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट है। अब 3 कैपिटल अकाउंट हो गए और जो हमारा नया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था अनुराग, भावना और मोनिका का 33,610, 21,805 एंड 15,000, इनका टोटल लगा के हमने 7415 डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड में हमने बैलेंस शीट के लिख दिया। नाउ कैश इन हैंड, जब भी नया पार्टनर आएगा तो आपको कैश इन हैंड दोबारा से कैलकुलेट करना होगा। पुरानी बैलेंस शीट में देखिए कैश इन हैंड का कैश का बैलेंस दिया हुआ हमारा 1200। प्लीज सी दिस वर्किंग नोट। 1200 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। मोनिका क्या क्या लेके आई? 21,000 रुपये लेके आई मोनिका, 6,000 गुडविल के और 15,000 कैपिटल के, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल आ गया 22,200। अब इसमें से 6,000 रुपये वो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल के विड्रॉ कर लिए उन्होंने, तो बैलेंस बच गया 16,200। तो हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड में अब कैश में पुरानी कैश की जगह 1200 की जगह 16,200 लिखेंगे। नेक्स्ट, डेटर्स 9,700 का था, इसमें हमने प्रोविजन बना दिया 485 का, वो घटाकर लिख देंगे। स्टॉक 10% वैल्यू घटाने के बाद 18,000 बचा, वो लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट ये नया आया है इसलिए 1,400 रुपये यूं क्यों लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी
इसको भी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद अमाउंट लिख देंगे, और बिल्डिंग इसमें एप्रिशिएट वैल्यू करके और इसको लिख देंगे, और दोनों तरफ का टोटल 1,36,315, 1,36,315, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये भी वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको रिमाइंडर के तौर पे बता देता हूं कि यदि बैलेंस शीट में जब भी नया पार्ट आता है, उनकी पुरानी बैलेंस शीट में आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ हो, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या चीज होती है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ हो, तो हम इन तीनों को पुराने पार्टनरों के पुराने रेशियो में बांट देंगे, और ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, रिजर्व फंड अकाउंट डीआर, P&L अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ देयर इज ए एक्यूमुलेटेड लॉस, जो कि असेट साइड में दिए होंगे, असेट साइड में दिया आपको टू P&L दिखा हुआ हो, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो, या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, दीज ऑल आर द लॉसेस। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हुए इन तीनों को क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इस अमाउंट को हम शो कर देंगे। देयर आर सम स्पेसिफिक रिजर्व, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी होते हैं, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि फैक्ट्री जब चलती है, किसी भी लेबर के यदि कोई लग जाए कर जाए, तो उसको जब कंपनसेशन दिया जाना हो तो इसमें से दे दिया जाता है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व इसलिए जाता है कि अगर फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और मान लीजिए उसके भाव में कुछ कमी हो गई उस इन्वेस्टमेंट, तो उसको मीट आउट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाया जाता है। यदि ये दोनों दिए हुए हों और कोई भी लायबिलिटी इनसे रिलेटेड नहीं हो, तो सारे के सारे दोनों रिजर्वों को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। रिमेंबर, यदि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दोनों दिए हैं और कोई लायबिलिटी इनके अगेंस्ट में रेज नहीं है, तो हम एंट्री कर देंगे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट, यहां इस चीज को ध्यान रखना कि कई बार बैलेंस शीट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट भी दे दिया जाता है। ये दोनों कभी भी आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटना है। बोथ आर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, और ये जब भी कंपनी का व्यक्ति रिटायर होगा, लेबर रिटायर होगा, तब उसे ये पैसा दिया जाता है, तो इसे कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। इसको समझने के लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 48 को देख लें। लीला एंड मीना पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3. They admit Om as a new partner. On the date Om admission, the balance of Leela and Meeta showed it 1,60,000 general reserve and 2,40,000 credit, profit and loss. Record necessary journal entry. New ratio will be 5:3:2. तो मैंने आपको बताया कि एंट्री कर देंगे दोनों को। एक तो दिया हुआ आपको रिजर्व और दूसरा आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे तो दोनों की एक ही एंट्री कर दें, चाहे दोनों की अलग अलग एंट्री कर दें। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 1,60,000। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसमें 5:3 में इसे बांट दिया। तो टू लीलास कैपिटल, टू मीतास कैपिटल 1,60,000। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सीआर साइड का बैलेंस है। तो P&L अकाउंट डीआर टू लीलास कैपिटल एंड मीतास कैपिटल, it is also distributed among the old partners in old profit sharing ratio.
तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी। नाउ क्वेश्चन अराइज, अभी मैंने आपको बताया वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के बारे में। यदि पूरा का पूरा पैसा ऐसा कैसा रखा हुआ है जब, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट इन सम केस कुछ पैसा इनमें से खर्च हो गया है, तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हम दोनों को वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिया है और उसमें कुछ कंपनसेशन हमें वर्कर को देना पड़ गया तो किस तरह का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्क कंपनसेशन रिजर्व, मैंने आपसे बताया था अभी, तो एंट्री कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड शेयरिंग रेशियो। इन सेकंड केस, if the claim workman compensation is lower than the amount of work compensation reserve, यानी वर्क कंपनसेशन रिजर्व जितना है उससे ज्यादा यदि हमें पैसा एम्प्लॉइज को देना पड़ा, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या एंट्री करेंगे। इसमें अब देखें, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000 एंड लायबिलिटी क्लेम 20,000, यानी अभी पहली कंडीशन तो यह कि वर्कमैन कंपनसेशन ज्यादा है और लायबिलिटी क्लेम कम है, तो हम क्या एंट्री करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, 20,000 रुपये हम यूं क्यों छोड़ देंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपया, और बाकी 30,000 रुपया हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। और ये जो 20,000 रुपये हमने प्रोविजन रखा है, ये जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसकी लायबिलिटी साइड में यहां पर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 शो करेंगे। पहली कंडीशन में यदि पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये रिजर्व और ये कंपनसेशन, तो जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इसको शो बैलेंस शीट में नहीं करेंगे। लेकिन यदि कुछ पैसा पार्टली हमें प्रोविजन रखना है तो पार्टली को शो करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। इसके बाद इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हम एंट्री कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी जितना हमारा कंपनसेशन है उतना ही क्लेम है, तो हम पार्टनर्स में उस पैसे को बिल्कुल भी नहीं बांटेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, और ये अमाउंट एज इट इज नई बैलेंस शीट में की लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। एंड फोर्थ, इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी रिजर्व से ज्यादा यदि अगर कंपनसेशन है तो हम एंट्री करेंगे, जैसे इसमें 50,000 रुपया इसमें हमारा रिजर्व है और 60,000 रुपया क्लेम है, तो 10,000 रुपया हम रिवैल्यूएशन से लेंगे, तो एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डीआर 50,000, रिवैल्यूएशन ये भी हमें एडिशनल लॉस हो गया इसलिए 10,000, और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 60,000, और ये 60,000 रुपया हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो कर देंगे। और चूंकि अब 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन में है तो ये पार्टनर को लेके आना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। मैं चाहूंगा कि अब इसकी जो इलस्ट्रेशन नंबर 50 है वो आप करें। आज का टॉपिक इतना ही, इसके बाद मैं आप लोगों को अलग से क्वेश्चंस और सेंड करूंगा, तो प्लीज solve all these questions relating to admission of new partner. Have a nice day and thank you very much.